हेलो गाइस, वेलकम टू रिटो स्टडी वाइंस। आपके अपना चैनल रिटो स्टडी वाइंस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने इससे पहले बिहार स्पेशल की क्लास हम लोगों ने ख़त्म कर दी और 2 क्लास में जो हमारी बिहार स्पेशल की क्लास ख़त्म हुई, 2 नहीं शायद 3 क्लास में, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने एक कंपाइल वीडियो बना के, जो कि 1.5 घंटे की वीडियो है, वो भी मैंने इसमें डाल दी, जिसमें कि बिहार स्पेशल आपका ख़त्म हो गया, यानी कि पहला टॉपिक जो है इसका ख़त्म हो गया। अब जो है जीके जीएस स्टार्ट हो चुका है, बिहार स्पेशल ख़त्म इस बुक का, और जीके जीएस स्टार्ट, और जिसमें जो है हम लोग पहली क्लास आज पढ़ेंगे जो कि है हिस्ट्री, ठीक है। कौन सी है? जो कि है हमारी हिस्ट्री। और हिस्ट्री में भी आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिस्ट्री में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। क्या पढ़ेंगे? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। और आपको पता है ये कि रोजगार विद अंकित की ये बिहार पुलिस के लिए जो है कंप्लीट 554 पेज की ये कंप्लीट बुक है। और बहुत बच्चे जो है हमारे पास इसकी पीडीएफ ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो है बेस्ट क्वालिटी में पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको अगर आपको पीडीएफ चाहिए कंप्लीट बुक का, रोजगार पब्लिकेशन का है ये, तो आपको जो है 7070494476 पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना पड़ेगा। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे आपको कंप्लीट पीडीएफ दे दी जाएगी, ठीक है। तो आज हम लोग का हिस्ट्री है और हिस्ट्री में पहला क्लास है जो कि है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग का पहला क्लास। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इतिहास के जनक की, तो जिन्हें जो कि हैं हेरोडोटस। कौन है? इतिहास के जनक जो है हेरोडोटस हैं। इन्होंने हिस्टोरिका नामक जो है पुस्तक लिखी। तो कितना खुला ढुला एकदम लिख के रखा है सर ने, बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में भी, और आप लोग जो है अच्छे से पढ़िए, आपको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो हेरोडोटस जो है इतिहास के जनक हैं और इन्होंने हिस्टोरिका नामक जो है पुस्तक लिखी। आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नव पाषाण काल में हुआ था। तो आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण में। और पहिए का आविष्कार जो है नव पाषाण काल में। याद कैसे रखेंगे? आप नए ज़माने में जी रहे हो और अगर आप पहिया, कितने पहिया गाड़ी लेना चाहते हो आप? तो नया गाड़ी लेना चाहते हो 4 चक्का, तो याद रखिएगा नया ज़माना, पहिया, 4 चक्का, यानी कि नवपाषाण काल, ऐसे याद रख सकते हो। और आग का आविष्कार हमारे पूर्वज से जलाते हुए आ रहे आग, तो पूरा पाषाण काल, ऐसे भी याद रख सकते हो। मनुष्य ने सबसे पहले जो है कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। किसे बनाया? कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया, याद रखिएगा। कृषि का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ, ठीक है। कृषि का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। कृषि का आविष्कार हो जाए या फिर पहिए का आविष्कार। कृषि, देखो, कृषि के लिए बैलगाड़ी चाहिए, है ना, क्योंकि ताकि आप फसल वगैरह लेके आओ। तो बैलगाड़ी में क्या लगता है? पहिया। तो पहिया जब नवपाषाण काल में आया तो कृषि भी तो उसी समय आया होगा ना। तो कब आया? नवपाषाण काल में। मनुष्य ने सबसे पहले जो है तांबे धातु का प्रयोग किया था, याद रखिएगा, लोहे का नहीं किया। किसका किया? तांबे धातु का प्रयोग किया। मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाला जो है प्रथम, ठीक है। ओ सॉरी, कॉल आ गया था। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, कहाँ पहुँचे थे हम लोग, कि सबसे पहले जो है तांबा धातु का प्रयोग किया था मनुष्य ने। और मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पहला जो औजार क्या था? कुल्हाड़ी। ना छुरी की धार, ना तलवार। सबसे पहले मनुष्य ने कुल्हाड़ी का प्रयोग किया, और धातु में तांबे का। आपको ये बात याद रखनी है। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। तो भारतवर्ष का जो है सर्वप्रथम अभिलेख कहाँ मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। मनुष्य द्वारा बोई जाने वाली सबसे पहली फसल कौन थी? जौ। पहले इसको यव बोला जाता था। क्या बोलते थे? जौ। जो हम लोग अभी बोलते हैं, और पहले की भाषा में इसको यव बोलते थे। अब बात कर लेते हैं प्रमुख वेद की। तो हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट जो है अभी जो भी 2-4 मिनट की क्लास हुई उसमें हम लोगों ने बहुत चीज़ जान लिया। इसमें फालतू चीज़ कुछ नहीं दिया है, सब वैसी चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। कोई फालतू चीज़ नहीं दिया हुआ इसमें। प्रमुख वेद की बात कर लेते हैं। भारत में जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? वेद है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान। तो वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, और चौथा है अथर्ववेद। ऋग्वेद क्या है? यह सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना जो है वेद है। तो याद रखिएगा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो याद रखिएगा, इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, तथा लगभग 10,580 क्या है? ऋचाएँ हैं, ठीक है। देवता कौन सा था? सोम का उल्लेख जो है 9वें मंडल में मिलता है। देव जो सोम देवता हैं उनका उल्लेख जो है 9वें मंडल में मिलता है। 10 मंडल में से 9वें मंडल में आपको देवता सोम का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये सिर्फ वही लाइनें हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट। गायत्री मंत्र जिसकी रचना ऋषि जो है विश्वामित्र ने की थी, उसका उल्लेख भी जो है ऋग्वेद में ही 3रे मंडल पे मिल जाता है। तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये क्या है आपका?
ये आपका गायत्री मंत्र है, ठीक है। इसकी रचना किसने की थी? ऋषि विश्वामित्र ने, और ये ऋग्वेद में ही है, तीसरे मंडल में, और देवता सोम जो है 9वें मंडल में है। ये थी ऋग्वेद की कहानी। अब आते हैं यजुर्वेद की कहानी में। यजुर्वेद, यह वेद जो है गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है, गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। अगला है सामदेव। क्या है? सामवेद, सामवेद। इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है, बार बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में, कि संगीत का जनक वाला वेद कौन सा है? तो सामवेद है। अगला है अथर्ववेद। यह वेद सबसे बाद लिखा गया, यानी कि नवीनतम वेद की जो है, या फिर आधुनिक वेद इसे कहते हैं, नवीनतम वेद या फिर आधुनिक वेद। कौन सा? अथर्ववेद। इस वेद में जो है जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा यानी कि इलाज का उपचार वगैरह, विवाह तथा लौकिक जीवन का जो है उल्लेख आपको अथर्ववेद में ही मिलता है। पुराणों की कुल कितनी संख्या होती है? वेद समाप्त होते हैं, पुराणों में आ जाओ। पुराणों की संख्या टोटल होती है 18। पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा। ये कौन है? पुराणों के रचयिता हैं लोमहर्ष, और उसके बेटे जो हैं उग्रश्रवा। इन्होंने पुराणों की रचना की थी। कितने पुराण हैं लगभग टोटल? तो पुराण टोटल कितने हैं? पुराण टोटल है आपके 18। अर्थशास्त्र के लेखक जो है चाणक्य हैं। इन्हें विष्णुगुप्त कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त और कौटिल्य। पॉकेट जीके की जो मैं क्लास कराता था हिस्ट्री की, उसमें मैंने सब पढ़ा के रखा हो पहले से ही, ठीक है, इसलिए मुझे सब आता है। ठीक है, तो इतना बार पढ़ लो, इतना बार देख लो कि आपको जो है सब हलवा लगे। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। इसका अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त, और कौटिल्य भी इन्हीं को कहते हैं। पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष, उनके पुत्र उग्रश्रवा। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हण है। इस पुस्तक में जो है कश्मीर के राजाओं का इतिहास वर्णन है। जो कश्मीर के राजाओं का इतिहास था वो किस में निहित है? राजतरंगिणी पुस्तक में निहित, जो कि कल्हण द्वारा लिखी गई है। अगला है अष्टाध्यायी। पुस्तकों के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक कौन है? पाणिनि। यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। तो अष्टाध्यायी क्या है? यह संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है, आपको ये बात याद रखनी है। अगला लाइन है आपका, भारत का सबसे प्राचीन नगर जो है मोहनजोदड़ो था, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। तो याद रखिएगा, स्थल कौन सा है? हड़प्पा। उसके उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। अवस्थित कहाँ है? अभी पाकिस्तान में है। और नदी कौन सी है? रावी नदी के किनारे है, ठीक है। तो सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? नगर मोहनजोदड़ो जो है सबसे प्राचीन नगर है। तो ये बात याद रखना है। जैसे कि मोहनजोदड़ो है, राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की, अभी पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के पास है। नदी पूछा जाता है। शहर का खोज किसने किया? वो पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चनहुदड़ो की खोज जो है अनरेस्ट मैके ने किया था, पाकिस्तान में भी चनहुदड़ो है, और सिंध नदी के किनारे है, सिंधु नदी के। रोपड़ का खोज जो है यज्ञ दत्त शर्मा ने किया था, पंजाब में रोपड़ है, सतलुज नदी के किनारे है। कालीबंगा की खोज जो है बाल कृष्णन थापर ने किया था, राजस्थान में स्थित है और घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगा। आलमगीरपुर जो है यज्ञ दत्त शर्मा ने इसकी खोज की, मेरठ यूपी में स्थित है और हिंडन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। बनावली जो है RS बिष्ट जो है, बनावली जो आपका क्षेत्र है उसके उत्खननकर्ता कौन है? RS बिष्ट है, हरियाणा में स्थित है, सरस्वती नदी के किनारे। धोलावीरा जो है JP जोशी ने खोज की इसकी, और गुजरात में स्थित है, लूनी नदी के किनारे। लोथल जो है SR राव ने इसकी खोज की, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। राखीगढ़ी की खोज जो है हरियाणा में राखीगढ़ी स्थित है, और सरस्वती व दृष्टि नदी के किनारे। अगला आता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब तक रहा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सिंधु घाटी सभ्यता से कौन सा क्वेश्चन है जो नहीं आता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो है 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1901 में की थी। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने कब की थी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज? 1921 में की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो है क्या था? लोथल को माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख जो है आपका बंदरगाह क्या है? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? भावात्मक यानी कि चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, जिस तरह की हम लोग लिखते हैं हिंदी, ठीक है, वह आपके सिंधु घाटी सभ्यता में लिखी जाती थी। सॉरी, दाएं से बाएं मतलब कि जिस तरह उर्दू लिखी जाती है, सॉरी। मोहनजोदड़ो से
एक कांस्य मूर्ति मिली, मूर्ति नर्तकी मिली। एक कांस्य मूर्ति यानी कांस्य की बनी हुई थी और वह नर्तकी मिली। जुते हुए खेत के साक्षी जो है कालीबंगन से प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत क्या है? उसका अन्नागार। अग्निकुंड, लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। तो कालीबंगन का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। चावल के साक्ष्य जो है लोथल से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृदेवी की पूजा करते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो किनकी पूजा करते थे? मातृदेवी। और चावल के साक्ष्य में लोथल से मिले हैं। अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड, कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। आपको ये बात याद रखनी है। इतना पढ़ने के बाद अब आया था आपका वैदिक सभ्यता। क्या आता है? वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता की अगर हम लोग बात करें तो वैदिक काल को जो है दो भागों में बांटा गया है। एक आपका ऋग्वैदिक काल होता है और एक आपका उत्तर वैदिक काल होता है। जो ऋग्वैदिक काल होता है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है और उत्तर वैदिक काल जो होता है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। तो आर्यों ने जो है वैदिक सभ्यता का जो है निर्माण किया। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ होता है। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और यह ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। और यह क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। जो सभा एवं समिति है वह राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। ठीक है, आर्यों की भाषा संस्कृत थी और यह ग्रामीण सभ्यता थी। याद रखिएगा, आर्य जो है वह ग्रामीण सभ्यता है। इनकी भाषा क्या है? संस्कृत है। सभा और समिति जो है राजा को सलाह देने की संस्था थी। स्त्रियां दोनों में जो है भाग ले सकती थी। आर्यों का जो है प्रिय पेय क्या है? सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। उपनिषदों की संख्या जो है 108 मानी जाती है। आर्यों का जो है प्रिय पशु क्या है? घोड़ा। और प्रिय देवता क्या है? इंद्र थे। याद रखिएगा, आर्यों का जो है प्रिय पशु घोड़ा था और प्रिय देवताओं के क्या है? इंद्र जो है इनका प्रिय देवता है। ठीक है, तो इनका प्रिय पेय क्या है? सोमरस। यह वनस्पति से मिलता यानी कि जंगलों से मिलता था। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 मानी जाती है। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। अब हम लोग बात करते हैं प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। पूछा जाता है जो योग दर्शन है उनके प्रवर्तक पतंजलि है। जो न्याय दर्शन है उनके जो है प्रवर्तक गौतम है न्याय दर्शन के। और चारवाक दर्शन के जो है चारवाक हैं। और सांख्य दर्शन के कपिल, जो कि सबसे प्राचीन दर्शन है। कौन सा? सांख्य दर्शन। उसके प्रवर्तक कौन है? कपिल। पूर्वी मीमांसा, जिसको पूर्व मीमांसा बोलते हैं या फिर पूर्वी मीमांसा भी बोलते हैं, उसकी जो है कौन है? जैमिनी। उत्तर मीमांसा कौन है? बद्रायण। और विशेषिक क्या है? वैशेषिक का क्या है? कणाद या उलुक। ये सारे के सारे दर्शन थे और उनके जो है प्रवर्तक ये रहे। तो आपको एक बात इसमें याद रखना है कि जो कपिल है वो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक रहे और सांख्य दर्शन जो है सबसे प्राचीन दर्शन है। सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? सांख्य दर्शन है। अब तुरंत आ गया जैन धर्म। देखो कितना अच्छा सिस्टमेटिकली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही क्वेश्चन इन्होंने दिया है, फालतू इन्होंने नहीं दे रखा। ठीक है, जो कि फटाफट आपका क्विक रिवीजन करवा देगा आपका हिस्ट्री का। एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर हिस्ट्री एक ही क्लास में करा दो। नहीं भाई, एक क्लास में तो पॉसिबल नहीं है। 8 से 10 क्लास में जरूर खत्म हो जाएगी हिस्ट्री, तीनों के तीनों पार्ट। ठीक है, इतना मैं आपको वादा करता हूँ। लंबी लंबी क्लास लेके आऊँगा, जल्दी खत्म कर दूंगा। जैन धर्म की बात कर लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थकर कौन है? ऋषभदेव, जिसको आदिनाथ भी बोलते हैं। तो आदिनाथ इनका जो है अन्य नाम है और ऋषभदेव इनका मेन नाम है। तो इनके संस्थापक और प्रथम तीर्थकर कौन है? ऋषभदेव हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है? पार्श्वनाथ थे, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ। और महावीर स्वामी जो थे 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। जैन धर्म में जो है कर्म फल से मुक्ति हेतु निम्न त्रिरत्न का जो है अनुशीलन आवश्यक होता है। कौन कौन से त्रिरत्न होने चाहिए? आपका साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण। ठीक है, ये आपके जैन धर्म के बारे में है। अब आता है महावीर स्वामी का जीवन परिचय। आपको पता है महावीर स्वामी जो है आपका 24वें तीर्थकर हैं। ठीक है, जैन धर्म का। इनके बारे में पढ़ते हैं। पहली बात तो ये बिहार से हैं। बिहार से क्वेश्चन, बिहार पुलिस में क्वेश्चन बनने का चांस है।
ठीक है। इनका जन्म जो है 540 ईस्वी में कुंडल ग्राम जो कि वैशाली में स्थित है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, बिहार में स्थित है। इनके पिता कौन है? सिद्धार्थ थे इनके पिता, जो कि ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। माता कौन थी? त्रिशला, जो कि लच्छवी शासक जो है, लच्छवी के उस समय शासक थे चेटक। चेटक कौन है? शासक थे लच्छवी के। उनकी बहन थी त्रिशला, ठीक है, वो महावीर स्वामी की माता थी। पत्नी इनकी यशोदा थी, और गौतम बुद्ध का जो यशोधरा थी। यशोदा और यशोधरा में फ़र्क है, याद रखिएगा। इनकी बेटी का नाम क्या है? प्रियदर्शना। लेकिन गौतम बुद्ध को तो बेटा था राहुल नाम का, है ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में इसके बाद जस्ट, तो आपको कन्फ्यूज़न जो है नहीं होना चाहिए। इनके दामाद का नाम क्या था? जमाली, सॉरी, क्या नाम था? जमाली। तो गृह त्याग इन्होंने कब किया? 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई जो नंदीवर्धन है उनसे अनुमति दी और गृह त्याग कर दिया। ज्ञान प्राप्ति जो है, ज्ञान प्राप्ति को जैन धर्म में कैवल्य कहा गया है। क्या कहा गया है? कैवल्य कहा गया है। तो गृह त्याग के 12 वर्ष बाद 42 वर्ष की आयु में जो है जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कौन कौन सा वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। उस समय जो है महावीर स्वामी 42 वर्ष के थे, लेकिन घर छोड़ने के 12 साल बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, कठोर तपस्या के बाद। मृत्यु के बारे में बात करें इनकी, तो 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगीर में ही मृत्यु हुई, यानी कि बिहार में ही जन्मे और बिहार में ही मरे। आपके जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर। नोट में बात कर लेते हैं, भगवती सूत्र महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डालता है। अगली बात करते हैं, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। जैन साहित्य का आगम, जैन साहित्य को जो है आगम कहा जाता है। जैन धर्म तीर्थकरों की जीवनी कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है, जो भद्रबाहु द्वारा लिखी गई है। तो कल्पसूत्र नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? भद्रबाहु ने लिखी है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जो मौर्योत्तर युग है उस समय जो है मथुरा क्या था? जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में है, जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया। खजुराहो में क्या है? खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया? चंदेल शासकों ने करवाया। प्रथम जैन संगीति जो कि 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष जो है कौन था? स्थूलभद्र था। कौन था? स्थूलभद्र था। जैन धर्म की संगति हुई थी 300 ईसा पूर्व में, कहाँ? पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई थी? वल्लभी, गुजरात में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? देवर्धि क्षमा श्रमण थे। आपको जो है इसके अध्यक्ष भी याद रखने पड़ेंगे। तो प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र, जिसको अभी पटना बोलते हैं हम लोग, ठीक है, वहाँ पे हुआ था और अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और दूसरा हुआ था वल्लभी जो कि गुजरात में स्थित था, और उसके अध्यक्ष थे देवर्धि। तो चलिए अब आता है आपका बौद्ध धर्म। जैन धर्म के तुरंत बाद कौन आ जाता है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति, यानी कि लाइट ऑफ एशिया, ज्योतिपुंज, है ना, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। अब गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में परिचय लेते हैं। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ, लेकिन जो आपके ये हैं महावीर स्वामी, सॉरी, इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ। तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखना है। यह कब हुआ? 563 में, यानी कि महावीर स्वामी का पहले हो गया। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। इनका बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। इनके पिता कौन थे? शुद्धोधन, जो कि शाक्य गण के प्रधान थे। माता कौन थी? मायावती। इनकी माता की मृत्यु इनके 7वें दिन में ही हो गया था। जब गौतम बुद्ध जो है 7 दिन के थे, उसी समय जो है इनकी माता जो है माया देवी, इसकी मृत्यु हो गई थी। इसकी देखभाल इनकी मौसी जो है, जो कि प्रजापति गौतमी इनका नाम है, उन्होंने की। यानी कि मौसी ने इनका देख रेख किया, यानी कि उसकी दूसरी माँ भी कहते हैं इनको। इनकी पत्नी का नाम जो है यशोधरा है। गौतम बुद्ध का विवाह जो है 16 वर्ष की आयु में हो गया था। इनका पुत्र कौन है? राहुल है। मैंने कुछ देर पहले बताया था, तो याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का जो विवाह कितने वर्ष में हो गया था? जब वे 16 साल के थे तभी इनका विवाह हो गया था। गृह त्याग की बात करते हैं तो 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? महानिभृष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण जो है कहा जाता है गृह त्याग को। प्रथम उपदेश उन्होंने कहा दिया? प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध थे, इन्होंने प्रथम अपना उद्देश्य कहा दिया? सारनाथ में दिया।
और इनके प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। इनकी मृत्यु की बात कर लें तो 883 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर इनकी जो है मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु क्या कहा गया बौद्ध धर्म में? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कहा गया। तो गौतम बुद्ध के जीवन के से संबंधित प्रतीक कौन कौन से हैं? तो मैंने अभी जो पढ़ाया वही चीज़ है। इनके जन्म को जो है कमल व सांड चिन्ह से दर्शाया जाता है, गृह त्याग को घोड़ा से, और ज्ञान की घटना को पीपल वृक्ष के नीचे हुआ, निर्वाण जो है पद चिन्ह होता है, मृत्यु जो है स्तूप, ये इनके चिन्ह है। अब यहाँ रहा कि 4 बौद्ध जो है बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ हुई। ठीक है, आपको जो है संगीति पता होनी चाहिए, समय पता होना चाहिए, स्थान कहाँ पे संगीति हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे और उस समय शासन काल किसका चल रहा था। तो प्रथम गौतम बुद्ध का जो है बौद्ध संगति जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ पे हुआ? राजगृह में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप थे, और अजातशत्रु के काल में हुआ। दूसरा जो है बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली के साबकमीर में हुआ। वैशाली में हुआ, और साबकमीर जो है अध्यक्ष थे, और शासनकाल किसका था उस समय? कालाशोक का। ओहो, क्यों बैक हो रहा है? अगला है तीसरा बौद्ध संगति जो है 250 या फिर 250 से 251 ईसा पूर्व की बात है, पाटलिपुत्र पटना में हुआ। ठीक है, मोंगलीपुत्र तीस्त जो है इसके अध्यक्ष थे, और अशोक जो है उस समय शासन करता थे। तो चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुआ? प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में हुआ, और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे, और कनिष्क के समय में हुआ। आपको ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में जो है बट गया, जो कि हीनयान या फिर महायान में विभाजित हो गया। तो बौद्ध धर्म जो है कितने भागों में बट गया? 2 भागों में बट गया, जिसको बोला गया एक भाग इसका हीनयान कहलाया, और दूसरा भाग जो है महायान कहलाया। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक हैं, एक सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक माना जाता है। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया था, तो ये बात आपको याद रखनी है। बौद्ध धर्म का जो प्रचार जो है पाली भाषा में किया गया। किस भाषा में? पाली भाषा में किया गया। अगला आपका आता है ईसाई धर्म। बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म पढ़ लिया, ईसाई धर्म पढ़ लिया। अब अगला आता है आपका ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक जो है ईसा मसीह हैं। इन्हें यीशु के नाम से जाना जाता है। आपने गाना सुना है, मेरा यशु यशु मेरा यशु, वो सभी ईसाई धर्म के लोग हैं। ठीक है, भारत में ईसाई धर्म ज़बरदस्ती अपनाने का रूल चला हुआ है। ठीक है, चुंगल में आके हिंदुओं ईसाई मत बन जाना। ठीक है, ईसाई धर्म का जो है प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म जो है जेरूसलम के निकट जो है बैतलहम नामक स्थान पर हुआ। ईसा मसीह के जन्म को जो है क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। आप लोग जानते हो ना कि 25 दिसंबर की बात, उसी दिन इनका जन्म हुआ था, है ना। ईसा मसीह को फांसी पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। तो इन्हें फांसी किसने दी थी? जो रोमन के जो है गवर्नर है पोंटियस, उन्होंने जो है इनको फांसी दी थी। अगला आता है इस्लाम धर्म, यानी कि मुस्लिम धर्म। देखो, मुस्लिम कोई धर्म नहीं है, इस्लाम धर्म है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। तो वही बात है इस्लाम धर्म। यहाँ पे मुस्लिम धर्म कभी नहीं दिखाया जाता है। क्या लिखता है? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? हज़रत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हज़रत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म जो है 570 ईसा पूर्व में मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में 570 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या है? अब्दुल्ला, और इनकी मम्मी का नाम जो है, माता का नाम अमीना था। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इन्हें भी क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, इन्होंने भी तपस्या की, इन्हें भी ज्ञान प्राप्त हुआ। इनका जन्म 570 में हो गया था, लेकिन उसके बाद 510 में, यानी कि 40 वर्ष बाद ही इन्हें जो है हीरा नामक गुफा में जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। तो 622 ईस्वी को जो पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा जो हुई थी, इस्लाम धर्म में हिजरी संवत माना जाता है, और इसी हिजरी संवत में ही जो है लोग हज जाना पसंद करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। हज़रत मोहम्मद साहब की शादी जो है 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक विधवा से हुई थी, जो कि धनी थी, धनी विधवा, है ना। खदीजा नामक धनी विधवा से हुई थी। कुरान इस्लाम धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ है, सब जानते हैं। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईसा पूर्व में हुई, तथा
इन्हें मदीना में दफनाया गया। तो बस समझ जाइए कि मक्का से मदीना यात्रा करते हैं और मदीना में इनके जहाँ पे इनकी कब्र है उसके ऊपर चादर फूल चढ़ाने सब जाते हैं। इसीलिए मक्का मदीना का यात्रा ये लोग इस्लाम धर्म में जो है पाक माना जाता है। ठीक है। हज़रत मोहम्मद साहब के जन्म के उपलक्ष्य में ईद मिलाद उन नबी का त्यौहार मनाया जाता है। ईद जो है वो इन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य पे मनाया जाता है। जो ईद मनाते हैं ना ये रोज़ा रखने के बाद, तो इन्हीं के उपलक्ष्य पे मनाया जाता है। अगला आता है आपका पारसी धर्म। पारसी धर्म का संस्थापक जो है रथुष्ट, जो कि ईरानी थे। जथुष्ट कौन? जरथुष्ट जो है ईरानी थे। इन्होंने जो है पारसी धर्म का जो है स्थापना किया। इनकी शिक्षाओं का संकलन जो है जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का जो है धार्मिक ग्रंथ है। पारसियों का जो है प्रमुख त्योहार क्या है? नवरोज। ठीक है। और नवरेह एक आता है, नवरेह एक आता है नवरोज। नवरोज जो है पारसी धर्म का प्रमुख त्योहार और नवरेह जो है वह छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्योहार है। आपको ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट आता है आपका सिख धर्म। क्या आता है? सिख धर्म। अब भाई पंजाबी लोगों, बहुत इंपॉर्टेंट सिख धर्म। और सिख धर्म इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। तो सिख धर्म के संस्थापक जो है गुरु नानक देव ने की है इनकी स्थापना। ये सिखों के पहले गुरु थे। तो गुरु नानक देव जो हैं सिखों के पहले गुरु हैं। गुरु नानक देव ने लंगर, जिसको पंगत बोलते हैं, व्यवस्था का प्रचलन कराया। इन्होंने ही अनेक संगत यानी कि धर्मशाला स्थापित किए। तो पंगत एवं संगत, पंगत मतलब कि लंगर लगा के खाना खाओ, संगत मतलब धर्मशाला। गुरु नानक देव का जन्म जो है 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकाना साहिब में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी ननकाना साहिब में हुआ था। गुरु नानक देव की मृत्यु जो है 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? करतारपुर में हुई थी। तो गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी में तलवंडी में। गुरु आनंद। तो गुरु अंगद की बात करते हैं। सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका मूल नाम क्या है? लहना था। क्या नाम है इनका? मूल नाम लहना था। गुरुमुखी लिपि का जो है आरंभ गुरु अंगद ने ही किया था। गुरु अर्जुन देव सिखों के जो है 5वें गुरु थे। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। किसकी रचना की? आदि ग्रंथ की रचना की। मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की जो है हत्या कर 1606 ईस्वी में 1906 ईस्वी में जो है राजकुमार खुसरो की सहायता से करने का कारण करवा दिया। सहायता करने का कारण करवा दिया। यानी कि गुरु अर्जुन देव जो है, जो 5वें गुरु थे, इन्होंने आदि ग्रंथ की जो रचना की। मुगल बादशाह ने क्या किया? अर्जुन देव की जो है हत्या करवा दी, क्योंकि उन्होंने राजकुमार खुसरो की सहायता की थी। सिखों के 10वें गुरु व अंतिम गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु नानक देव जो है पहले गुरु थे सिख, जो कि जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। और 10वें गुरु जो है यानी कि अंतिम गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। इनका जन्म जो है 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। एक पटना में हुआ था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस के लिए। इनके निवास स्थान को जो है आनंदपुर साहिब कहते हैं। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने ही शुरू की थी। किसकी? खालसा पंथ की। अब चलो, हमारा सारा धर्म खत्म हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे सिकंदर। और सिकंदर जो है अब समझो कि आपका मेन इतिहास स्टार्ट हो गया। तो देखो कितना ही कम समय में हम लोगों ने कितना चीज़ रिवाइज कर लिया। ठीक है। वो चीज़ें पढ़ी जो कि एग्ज़ाम में आता है। ठीक है। इस क्लास को जो है अच्छे से देखना। मिलते हैं कल की क्लास में। अगर आपको एक कंप्लीट बुक का पीडीएफ चाहिए तो मैंने स्टार्टिंग में नंबर दे रखा है, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको डेली जो है अपडेट मिले कि कैसे क्लास ज्वाइन करना है। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, डेली क्लास अपडेट मिल जाती है। चाहे कोई भी क्लास हमारे चैनल पे हो, हम लोग अपडेट वहीं पे देते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय। पीडीएफ के लिए स्टार्टिंग में नंबर दिया हुआ है मेरा। ठीक है, एक बार उसको देख लेना। तो मैं सिकंदर का स्लाइड जो है 1 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ। आप जो एक बार रिवीजन करके रखो, कल मैं इसको पढ़ाने वाला हूँ।
हेलो गाइस, वेलकम टू अरिटो स्टडी वाइन्स। आपके अपने चैनल अरिटो स्टडी वाइन्स में आपका स्वागत है। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और रोजगार विद अंकित की जो बिहार पुलिस की सीरीज़ है वो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और बहुत बच्चे बोलते हैं सर कि आपके पास जो रोजगार विद अंकित की बिहार पुलिस की जो है बुक है जो कि 554 पेज की है, उसकी पीडीएफ हमें कहाँ मिलेगी? तो उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी 7070494476। इस पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना होगा। वहाँ पे जो है आपको रोजगार विद अंकित की ये बुक की पीडीएफ आपको कंप्लीट मिलेगी। फ्री नहीं है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट देने होंगे आपको, जिससे आपका पीडीएफ कंप्लीट पीडीएफ ये बेस्ट क्वालिटी का पीडीएफ आपका हो जाएगा। चाहे रोजगार विद अंकित का रेलवे का लो, चाहे पॉकेट जीके का लो, कोई भी लो, ठीक है, हमारे पास से पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है। अगर आप स्टूडेंट नए हो, नई नई तैयारी कर रहे हो, तो हमारे पास से आइए, सलाह लीजिए, हमारे पास से मटेरियल लीजिए। आपको हमारी टीम गाइड करेगी कि कैसे तैयारी करना है, कौन सा मटेरियल आपको पढ़ना है, सब बताया जाएगा उसी व्हाट्सएप नंबर पे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे इस्लाम धर्म, ठीक है। कल हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था, आई थिंक हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया था ये, है ना। हाँ, हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था इस्लाम धर्म, और पारसी धर्म भी ख़त्म कर लिया था, सिख धर्म भी ख़त्म कर लिया था। सॉरी, सिकंदर में पहुंच गए थे हम लोग। कहाँ पहुंचे थे? सिकंदर। हम लोगों ने कल सारे धर्म खत्म कर लिए थे, और हम लोग आज करेंगे स्टार्ट सिकंदर। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो फिर आप जाइए हमारे चैनल पे और प्रीवियस क्लासेस पहले कीजिए, तब आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। प्लेलिस्ट बनी होगी रोजगार विद अंकित की, बिहार पुलिस का प्लेलिस्ट बनी होगी, आप वहाँ पे कर सकते हो। और आपको कन्फ्यूज़न होगा कि सर डेली क्लास कहाँ मिलती है, तो डेली क्लास के अपडेट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम चैनल मिलेगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। व्हाट्सअप चैनल मिलेगा, व्हाट्सअप को ज्वाइन कर लो, वहीं पे व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से पे आप पीडीएफ लेके रिवीजन कर सकते हो। तो सबसे पहली बड़ी बात है कि सिकंदर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। तो सिकंदर का जन्म जो है 356 ईसा पूर्व में हुआ था। तो मेरा ये भरपूर प्रयास रहता है कि मैं आपको क्लास में ही याद करवा दूँ, ठीक है। तो सिकंदर का जन्म कब कब हुआ? सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। इनके पिता का नाम क्या है? फिलिप्स द्वितीय। तो सिकंदर का जन्म हुआ 356 ईसा पूर्व में, और इनके पिता का नाम क्या है? फिलिप द्वितीय। यह मकदूनिया का राजा था। जो सिकंदर था वो कहाँ का राजा था? मकदूनिया का राजा था। सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु। अरस्तु का गुरु कौन था? प्लेटो। तथा प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरात। तो ये जो लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन, कि सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु जो है सिकंदर का गुरु था। और फिर अरस्तु का गुरु कौन था? प्लूटो था। और प्लूटो का गुरु कौन था? सुकरात था। आपको ये सीरीज जो है याद रखना पड़ेगा। अगला है, सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। तो 356 में उनका जन्म हुआ। अपने जन्म के 20 साल बाद ही इन्होंने भारत पे आक्रमण कर दिया। सोचो, 26 से अगर 56 तक जाएंगे तो 30 साल होगा, सॉरी, ठीक है, 30 साल। तो इन्होंने जब 30 साल की उम्र में थे ये, इन्होंने भारत पर आक्रमण कर दिया था। यानी कि ईसा पूर्व क्या होता है? एक होता है ईस्वी और एक होता है ईसा पूर्व, है ना। ईसा पूर्व तो ईस्वी होता है कि जब आगे बढ़ता है, जैसे कि 556 से 57 होता है, 1 साल का हो जाता, 358 होता तो वो 2 साल का हो जाता। ऐसा नहीं है। ईसा पूर्व मतलब पहले पहले की तरफ जाओ। 356 में अगर वो पैदा लिया है ईसा पूर्व में, तो 355 में जाके वो 1 साल का होगा, 354 में जाके 2 साल का होगा, यानी घटता है। तो उसी तरह 326 में उसने आक्रमण किया था भारत पे, ठीक है, पहली बार। आपको ये बात याद रखनी है। और इसका जो सेनापति था उस समय कौन था? सेल्यूकस निकेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकस था। तो आपको दोनों नाम याद रखना है कि पहली बात तो मेन सेनापति तो सेल्यूकस निकेटर था, लेकिन उसका जो जल सेनापति था, जिसके थ्रू से वो भारत आया था, जल के थ्रू से, ठीक है ना, जल के थ्रू से अगर वो भारत आ रहा है तो उसका जल वाला सेनापति कौन है? निर्याकस। अगला सिकंदर का युद्ध जो है पंजाब के राजा पोरू पोरस, तो कौन है? पंजाब के राजा जो पोरू है, पोरस के साथ हुआ। यह युद्ध कहाँ हुआ? झेलम नदी के किनारे हुआ। कहाँ पे हुआ? झेलम नदी के किनारे हुआ। इस युद्ध को इतिहास में हाइट स्पीच या झेलम या विस्तता का युद्ध कहते हैं। तो याद रखना है कि विस्तता का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के बीच जो है झेलम नदी का युद्ध हुआ। इसको झेलम युद्ध भी बोलते हैं, विस्तता युद्ध भी बोलते हैं, और हाइडेस्पीज युद्ध भी बोलते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में होती है। 326 में तो भारत आता है और उसके 3 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है।
कहाँ पे? बेबीलोन में, मात्र वो 33 वर्ष की अवस्था में। जब वो 30 वर्ष की अवस्था में भारत पर आक्रमण करता है, उसके 3 साल बाद उसकी मृत्यु होती है, तो 33 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाती है 323 में। कहाँ पे? बेबीलोन में। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। तो उतना ही पॉइंट इन्होंने सर ने दिया है इसमें जितना कि इम्पॉर्टेंट है। अब आता अगला हर्यक वंश। तो सिकंदर खत्म हो गया, उसके जस्ट बाद आता है हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार था, जो 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। तो मगध की गद्दी पर कौन बैठा? बिंबिसार बैठा 544 ईसा पूर्व। यहाँ भी ईसा पूर्व की बात हो रही है, यानी कि घटेगा यहाँ पर भी साल में। मगध की गद्दी पर बैठा। बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए उसके पास भेजा। तो याद रखिएगा, जीवक कौन था? बिंबिसार का वैद्य था। उसने महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए जो है उनके पास भेज दिया। बिंबिसार ने अंगराज्य को मगध में मिलाया। जो अंगराज्य है उसको मगध में किसने मिलाया? बिंबिसार ने मगध में मिलाया। ठीक है। बिंबिसार ने राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। राजगिरी यानी कि राजगृह, यानी कि राजगीर, जो कि बिहार का एक जिला है, उसको जो है बिंबिसार ने मगध पे, तो इन्होंने मगध की गद्दी पर तो ये बैठा, ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार। लेकिन उसने क्या किया? राजगिरी को अपनी राजधानी बनाई। बिंबिसार का उपनाम क्या था? श्रेणिक। क्या नाम है इनका उपनाम? श्रेणिक भी नाम इनका है। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र जो है अजातशत्रु ने कर दी और वह 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया। तो 492 की गद्दी पर, 492 ईस्वी में जो है मगध की गद्दी पर कौन बैठा? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने क्या किया? बिंबिसार की हत्या कर दी, यानी कि उनका बेटा ही था अपना, और इन्होंने हत्या कर दी। अजातशत्रु का उपनाम क्या है? कुणिक था। अजातशत्रु का उपनाम क्या है? कुणिक था। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर डाली। अब देखो, पहली बात तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा, तो राजगद्दी पर बैठा। फिर अजातशत्रु को भी उसके बेटे ने मारा, जिसका नाम क्या था? उदयन। ठीक है। उदयन ने गंगा व सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र यानी कि कुसुमपुर नगर की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी बना। आपको याद रखना है, पाटलिपुत्र यानी कि पटना, पटना के संस्थापक कौन है? तो उदयन ही है। इन्होंने ही जो है गंगा व सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र बसाया। आपको पता होगा कि पटना जो है वहाँ पर सोन नदी भी बहती है और वहाँ पे गंगा नदी भी बहती है। ठीक है। जहाँ वो मिलती है आके, वही क्षेत्र कहलाता है पाटलिपुत्र, जिसको कुसुमपुर भी बोलते हैं। ठीक है। तो इनका पुराना नाम जो है कुसुमपुर भी था। तो अभी क्या हो गया है? पाटलिपुत्र कुसुमपुर दोनों ना बोल के अभी पटना बोला जाता है, जो कि बिहार की राजधानी कहलाई है। ठीक है। तो उसको किसने बसाया? उदयन ने बसाया। आपको नाम याद रखना है, उदयन ने जो है पाटलिपुत्र को बसाया, पाटलिपुत्र स्थान को बसाया। और उसका अन्य नाम क्या था उस समय? कुसुमपुर। बसाया तो बसाया, फिर जैन धर्म का यह अनुयायी भी बन गया। हर्यक वंश का जो है अंतिम राजा कौन था? उदयन का पुत्र जो है नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था, जो कि उदयन का पुत्र था। तो उसके बाद आता है नागदशक मरता है, फिर शिशुनाग वंश जो है समाप्त होता है, मतलब कि स्टार्ट होता है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग ने अवंती राज्य को मगध में मिलाया। जो अवंती राज्य है उसको मगध में मिला दिया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक था। तो शिशुनाग वंश का शासक कौन है? शिशुनाग ही है। और इसने क्या किया? वैशाली में स्थापित की, यानी कि पहले तो पाटलिपुत्र था राजधानी मगध का, बाद में इसको जो है मगध की राजधानी कहाँ कर दी उसने? वैशाली कर दी। इसने शिशुनाग ने क्या किया? अवंती राज्य को जो है अपने मगध में मिला लिया। और शिशुनाग का जो है उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक था। आपको ये बात याद रखना है। अगला आता है बहुत इंपॉर्टेंट, नंदवंश। कौन सा? नंदवंश। तो नंदवंश के संस्थापक महापद्मानंद था। कौन था? महापद्मानंद था। नंदवंश का जो है अंतिम राजा घनानंद था। नंदवंश सर्वाधिक धनी राज्य एवं विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था। घनानंद सिकंदर के समकालीन था। इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित करके मगध पर मौर्य जो है वंश की स्थापना की। घनानंद कौन है? घनानंद वही है जिसने जो है चाणक्य यानी कि कौटिल्य की जो है अवहेलना की थी, उसकी बेइज्जती करके अपने दरबार से भगा दिया था।
तो उसी समय जो है चाणक्य ने प्रण लिया था कि इसको इसको मैं समाप्त करके रहूँगा। तो इन्होंने क्या किया, ये वहाँ से पराजित होकर आए, उन्होंने अपने बाल खोले, इन्होंने तपस्या की कि मैं बाल तभी बांधूंगा जब घनानंद की हार मेरे सामने होगी। तो इन्होंने चंद्रगुप्त नामक एक लड़के को खरीदा और उसको तैयार किया युद्ध के लिए, और इन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा दिया, ठीक है, जिससे कि मौर्य वंश की स्थापना हो गई। तो ये सब किसने किया था, सब चाणक्य ने किया था। तो इसीलिए भाई किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, कभी बदला दे सकता है, तो ये सिखाता है। उसके बाद जैसे ही जो है नंद वंश खत्म होता है, उसके बाद जो है मौर्य वंश की स्थापना होती है। कौन करता है, चंद्रगुप्त मौर्य। समय क्या रहती है, 322 ईसा पूर्व से लेके 298 ईसा पूर्व, यानी कि 22 साल इधर 2 साल उधर जोड़ दोगे आप तो 24 वर्ष तक जो है शासन होता है मौर्य वंश का। चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सेंड्रोकोटस भी कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहते हैं, सेंड्रोकोटस भी कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, चाणक्य था। अभी मैंने बताई कहानी पूरी। इसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया, ठीक है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का संबंध जो है प्राचीन भारतीय राजनीति से है। अब आप बोलोगे यार अर्थशास्त्र तो अर्थशास्त्र है, अब उसमें राजनीति कहाँ से आ गई। तो भाई उसके पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, ना कि अर्थशास्त्र विधि उसमें लिखी हुई है, ठीक है। उसके पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, और उसमें क्या है, प्राचीन भारत की जो राजनीति है उससे संबंधित है इस चाणक्य का बुक, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब अगला है चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। तो क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस धर्म को मानता था और किस धर्म का अनुयायी था। तो क्वेश्चन पूछेगा तो कंफ्यूज नहीं होना, सीधा बोलना कि हाँ चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक गुरु कौन थे, भद्रबाहु थे। तो उनका धार्मिक गुरु कौन था, भद्रबाहु था। मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जो मेगास्थनीज था वो कौन था, सेल्यूकस निकेटर। अभी हम लोगों ने पढ़ा था सेल्यूकस निकेटर कौन था। तो सेल्यूकस निकेटर जो है वह कौन था, सेनापति था। सेनापति था किसका, सिकंदर का। तो जब उसके बाद सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज ने जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखी। आपको नाम याद रखना है, मेगास्थनीज ने जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुई। तो इनकी मृत्यु हो गई श्रवणबेलगोला कर्नाटक में इनकी मृत्यु हो गई 298 ईसा पूर्व में। तो 322 ईसा पूर्व में जो है इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है और 298 में इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। उसके बाद जैसे ही मतलब मौर्य काल खत्म। देखिए मौर्य उत्तर काल अलग है और मौर्य साम्राज्य अलग है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब आता है बिंदुसार। 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व इसका शासन का अवधि है बिंदुसार का। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। अब देखिए वो तो चंद्रगुप्त का समयकालीन था, यानी कि जो मैंने बताया कि 24 वर्ष जो है मौर्य काल का समय अवधि रहा। भी बिल्कुल ये समय अवधि मौर्य काल का नहीं था, ये सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य का समय काल था। इसने 24 वर्ष तक जो है शासन किया, ठीक है। उसके बाद आता है बिंदुसार, जो कि कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा, क्योंकि 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं। क्या कहते हैं बिंदुसार को, अमित्रघात भी कहते हैं। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु का विनाशक। तो अमित्रघात मतलब शत्रु विनाशक होता है, यानी कि शत्रु का विनाश कर देता है। तो इसने शत्रु का विनाश किया, नाश मार दिया बिंदुसार ने, इसीलिए इसका नाम जो है अमित्रघात होता है, अमित्रघात रखा गया। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरिया का शासक था कौन, एंटियोकस प्रथम। कौन, एंटियोकस प्रथम। इसने क्या किया, डायमेकस नाम का एक राजदूत जो है बिंदुसार के दरबार में भेज दिया। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया। तो बिंदुसार को क्या कहा है, बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में जो है सिंहसेन भी कहा जाता है। आपको ये बातें याद रखनी है।
उसके बाद जैसे ही बिंदुसार का कार्यकाल समाप्त होता है 269 ईस्वी में, वैसे ही जो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान, यहाँ से क्वेश्चन जो है फंसता है। अशोक भी जो है चंद्रगुप्त मौर्य का ही वंशज है, यानी कि मौर्य साम्राज्य का ही यह एक शासक है। इसका कार्यकाल 273 से स्टार्ट होता है और ईसा पूर्व से, और 232 ईसा पूर्व तक जो है ये राज करते हैं। यानी कि मतलब इनका जन्म 273 ईसा पूर्व में होता है, और ऐसा बोल सकते हो आप 232 ईसा पूर्व तक ये रहता है। तो अशोक महान मतलब उत्तराधिकारी हुआ, जो 269 ईसा पूर्व यानी कि 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर नामक जो है नगर बसाया। तो श्रीनगर नामक जो कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, ठीक है, तो कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर है उस नगर को किसने जो है बसाया है? अशोक ने बसाया। ठीक है, याद रखिएगा, अशोक ने बसाया। जैसे उदयन ने क्या किया था? पटना की राजधानी मतलब बिहार की राजधानी पटना यानी कि पाटलिपुत्र को बसाया। उसी प्रकार अशोक ने जो है श्रीनगर बसाया, जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। तो अशोक क्या था? इससे पहले अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को जो है अशोक वर्धन कहा गया। क्या कहा गया अशोक को? पुराणों में अशोक को जो है अशोक वर्धन कहा गया। अशोक ने राजगद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। तो कलिंग पर आक्रमण कब किया? 261 ईसा पूर्व। कलिंग की राजधानी तोंसली पर जो है अधिकार कर लिया। तो आक्रमण भी किया कलिंग पर और कलिंग को जीत भी लिया। ठीक है, और 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग की राजधानी है तोंसली, वहाँ पर अधिकार भी कर लिया। ठीक है, तो पूछता है कि कलिंग 261 ईसा पूर्व में कलिंग के युद्ध के आक्रमण में अशोक ने जो है उसकी कौन सी राजधानी को मतलब कि उसने जो है किस पर जो है अधिकार जमा लिया? तो तोंसली पर अधिकार जमा लिया। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। तो अशोक का जो 13वें शिलालेख है उसमें जो है कलिंग युद्ध का जो है आपको वर्णन मिल जाएगा। अशोक का जो है धार्मिक गुरु कौन था? उपगुप्त था। अशोक की माता का नाम जो है सुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? श्रीलंका भेज दिया। ठीक है, अशोक के शिलालेख 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। इसकी संख्या कुल कितनी है? 14 है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईसा पूर्व में टी पैंथलर ने की थी। मैं आपको बता दूं कि पॉकेट जी की क्लास में मैंने ये बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। जो खान सर की पॉकेट जी की क्लास है वो भी हमारे चैनल पर चलती है। आप जो है डेली पढ़िए उसको, आपका जी के जो है बहुत ही सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सबको जानते हैं कि ये 13वें शिलालेख में जो है इनके युद्ध का वर्णन है। उनका धार्मिक गुरु जो है उपगुप्त था और उनकी माता का नाम जो है सुभद्रांगी था। और इन्होंने बौद्ध धर्म का जो है प्रचार प्रसार के लिए महेंद्र, अपना बेटा जो है महेंद्र और अपनी बेटी जो है संघमित्रा को कहाँ भेजा? श्रीलंका भेज दिया कि जाओ बौद्ध धर्म का प्रचार करके आओ। अशोक के शिलालेख जो है 1837 में किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। इसकी संख्या 14 है। अशोक के शिलालेख की खोज जो है 1750 ईस्वी में टी पैंथलर ने की थी। ये लाइन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला लाइन। ठीक है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से रिपीट करता हूँ मैं ताकि याद हो जाए। अशोक के शिलालेख जो है 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। कब पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने जो है 1837 में पढ़ा। कुल अशोक के शिलालेख कितने हैं? 14 हैं। अशोक के शिलालेख की खोज कब हुई? 1750 ईस्वी में टी पैंथलर ने की। ये बातें आपको याद रखनी है। अगला है मौर्य शासन 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व, यानी कि 137 वर्षों का रहा। कितना? 137 वर्षों का रहा। याद रखिएगा, जो मौर्य शासन है वो कितने समय का रहा है? 137 वर्षों तक रहा। मौर्य वंश का जो है अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था मौर्य वंश का अंतिम शासक। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। ठीक है, जो बृहद्रथ था उसकी हत्या जो है धोखे से इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। और अशोक का नाम जो है देवानाम प्रिय और प्रियदर्शनी, यानी कि देवताओं का प्रिय भी है। यह भी याद रखना आपको अशोक का नाम। तो बृहद्रथ कौन है? मौर्य वंश का जो है अंतिम शासक है। उसके अपने सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने जो है इसकी हत्या कर दी और शुंग साम्राज्य की स्थापना कर डाली। तो मौर्य वंश के बाद जो है कौन सा आता है? शुंग वंश आता है, यानी कि शुंग साम्राज्य आता है।
क्योंकि बृहदत्त की हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। तो मौर्य काल जो है 137 वर्ष तक चला अच्छे से। अब आता है अगला शुंग साम्राज्य। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की जो है नींव डाली। वह मौर्यों का सेनापति था। वह ब्राह्मण जाति का था। ठीक है, कौन जाति का था? ये पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण जाति का था। शुंग काल में मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना की गई। शुंग काल में क्या की गई? शुंग काल में ही मनुस्मृति की जो है वर्तमान स्वरूप की रचना की गई। पुष्यमित्र शुंग ने अपने राज पुरोहित पतंजलि से 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। तो जो पतंजलि थे वो कौन थे? इनके पुष्यमित्र शुंग के जो है राज पुरोहित थे, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग भी क्या है? ब्राह्मण जाति से संबंधित थे। पुष्यमित्र शुंग को कलिंग नरेश खारवेल ने जो है पराजय किया था। पुरहूत स्तूप का निर्माण जो है पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। तो जो इंपॉर्टेंट लाइन थी शुंग वंश की वो यही थी, 2-3 लाइन। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, आपको देख लेना। ठीक है, एक बार जो है आप चाहे, अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आया तो सामने में आपके पास पूरी स्लाइड पड़ी है, आप एक काम कर सकते हो, रोक के वीडियो 1-2 बार रिवीजन करके याद ही कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, हमारी वीडियो उतनी बड़ी बड़ी नहीं रहती है, लेकिन आपको मज़ा आता है पढ़ने में। ठीक है, और हमें पढ़ाने में। अगला आता है कुषाण वंश। तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? कुजुल कडफिसेस। याद रखिएगा, कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? कुजुल कडफिसेस है। इसने जो है 15 ईस्वी में, देखो घटते घटते नीचे आ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, फिर 1 पे जैसे पहुंच जाएंगे उसके बाद ईस्वी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ईसा पूर्व जो है, लेकिन ये ईस्वी की बात कर रहा है, ना कि ईसा पूर्व की। तो कुषाण वंश की स्थापना जो है कुजुल डिस्फोसिस ने ईस्वी में 15 ईस्वी में की। इस वंश का सबसे महान राजा कौन था? कनिष्क। इसकी राजधानी क्या थी? पुरुषपुर, यानी कि पेशावर थी। पुरुषपुर को अब किसके नाम जानते हैं? पेशावर के नाम से जानते हैं। तो कुषाण वंश का ही सबसे खतरनाक शासक यानी कि सबसे महान शासक कौन था? कनिष्क शाह। कुषाणों की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया जो कि शक संवत कहलाया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो शक संवत है वो किसने चलाया? कुषाण वंश के राजा यानी कि कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने चलाया, और 78 ईस्वी में गद्दी में से बैठने से पहले। अभी जो है ये शक संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है, याद रखिएगा आप। ठीक है, इन्होंने इतना इंपॉर्टेंट चीज़ दिया। कनिष्क के दरबार में चरक जो कि राज्यवेद थे वो रहते थे। इन्होंने चरक संहिता जो है लिखी। तो जो चरक हैं जिन्होंने चरक संहिता लिखी है, यानी कि चरक संहिता के रचयिता कौन है? चरक है। तो ये किन के दरबारी थे? तो ये कनिष्क के दरबारी थे, आपको ये बात याद रखना है। तो मौर्य साम्राज्य खत्म हुआ था ऊपर में, उसके बाद जो है इतनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। अब आता है गुप्त साम्राज्य। अब बोलेंगे सर चंद्रगुप्त मौर्य भी गुप्त वंश साम्राज्य का था? नहीं, वो मौर्य साम्राज्य का था। अब यहाँ पे सिर्फ गुप्त की बात हो रही है, जिसका संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है। तो गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। अब बहुत कन्फ्यूजन है बच्चों को कि सर चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त प्रथम ये सभी इसी में आते हैं क्या, या फिर चंद्रगुप्त भी इसी में आता है क्या? नहीं, गुप्त वंश अलग है और मौर्य वंश अलग है। मौर्य वंश मैंने पढ़ा दिया कुछ देर पहले ही। ठीक है, अब गुप्त वंश आ गया है। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। और गुप्त वंश का जो है प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 399 ईस्वी में गद्दी में बैठा। इसे ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है। ठीक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं गुप्त वंश का? चंद्रगुप्त प्रथम को। और मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है 319 में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है गुप्त संवत चलाया। तो गुप्त संवत जो है किसने चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया। 319 से लेकर 320 ईसा पूर्व के बीच में क्या चलाया? गुप्त संवत चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त। नाम आपने सुना होगा, समुद्रगुप्त था, जो 335 ईस्वी में जो है राजगद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को। तो और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिशेन थे।
तथा इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। किसने? हरिशेन ने। समुद्र विष्णु का जो है उपासक था। जो समुद्रगुप्त था वो किसका उपासक था? विष्णु का उपासक था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में। जो इम्पोर्टेंट है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पढ़ना ही पड़ेगा। चाहे रटना पड़े, चाहे याद करना पड़े क्लास में, चाहे आपको 2-2 बार क्लास देखना पड़े, लेकिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। समुद्रगुप्त जो है संगीत प्रेमी था। क्या था? वह संगीत प्रेमी था। इसे इनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया। तो वह संगीत प्रेमी था समुद्रगुप्त, और इनके सिक्कों पर इन्हें जो है वीणा बजाते हुए दिखाया गया। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? पहले तो चंद्रगुप्त जो है प्रथम जो था वो आपका जो है समुद्रगुप्त के पिताजी थे, और समुद्रगुप्त को भी बेटा हुआ जिनका नाम इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय रख दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की जो है उपाधि धारण की, इसलिए इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाना कि वह जो है समुद्रगुप्त के बेटे के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर आपको याद चंद्रगुप्त प्रथम मिल जाए तो आपको याद रखना है कि वो समुद्रगुप्त के पिताश्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो सारा कन्फ्यूज़न जो है दूर ही पे हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। बहुत कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन कि फाहियान जो है चीनी यात्री है, सब जानते हैं। भारत कब आया? तो चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, या चंद्रगुप्त चतुर्थ, बहुत क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान जो है भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर जैसे महान विद्वान रहते थे। ये सभी जो है महान विद्वान। आर्यभट्ट को कौन नहीं जानता यार? आर्यभट्ट का सिद्धांत पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये सब जो है महान महान लोग जो हैं, विद्वान जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। तो याद रखिएगा, नालंदा जो है विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने। ना चंद्रगुप्त प्रथम ने, ना चंद्रगुप्त मौर्य ने, ना चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने की? कुमारगुप्त ने की। इस विश्वविद्यालय को जो क्या कहते हैं? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी को। आपको ये बातें याद रखनी है। हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में हुआ। जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को जो है मलेच्छ कहा गया। हूणों का महत्वपूर्ण शासक कौन है? तोड़माड़ था। जो हूणों का महत्वपूर्ण शासक कौन था? तोड़माड़ था। आपको ये बातें याद रखनी है। तो जो हूणों का आक्रमण था वो किनके काल में हुआ? तो स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त भी नहीं, स्कंदगुप्त के जो है काल में हुआ। जूनागढ़ अभिलेख में हूणों का जूनागढ़ अभिलेख में जो है हूणों को मलेच्छ कहा गया। हूणों का जो है महत्वपूर्ण शासक कौन था? तोड़माड़ था। कौन था? तोड़माड़ था। गुप्त राजाओं की जो है शासकीय भाषा कौन थी? संस्कृत थी। गुप्त काल में दास प्रथा का भी प्रचलन था, ठीक है। तो गुप्त काल में दास प्रथा भी प्रचलित थी। तो जो गुप्त काल था उस समय जो है उनकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी, यानी कि संस्कृत में ही बात करते थे। संस्कृत भाषा के जो है प्रसिद्ध कवि कौन थे? कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो याद रखिएगा, कालिदास जो है संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, ठीक है। अगला है कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। तो आपको पहली बात तो ये याद रखनी है कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? कालिदास है। और कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे कालिदास, और इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की, और यह पहला भारतीय रचना है जिसका अनुवाद जो है यूरोपीय भाषा में हुआ। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को जो है भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण जो है गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। देख लो कैसे स्वर्ण युग नहीं कहेंगे गुप्त काल को? सारे के सारे इम्पोर्टेंट जो है आर्यभट्ट हो गए, कालिदास हो गए, सब यहीं पे हैं, ठीक है। तो कैसे ये स्वर्ण युग ना होगा? ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास था आज का, और आई होप आपको मज़ा आया होगा पढ़ने में। और अगला है आपका पुष्यभूति वंश का या वर्धन वंश।
तो यहाँ से जो है हम लोग क्लास कल करेंगे स्टार्ट, ठीक है, क्योंकि अभी तो हमें बहुत कुछ पढ़ना है। और आधा आधा घंटा क्लास भी अगर हम लोग डेली लेते हैं तो हम लोग बिहार पुलिस के एग्ज़ाम से पहले आराम से ख़त्म कर डालेंगे सबको, ठीक है। अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, जैसे तबीयत ठीक हो जाए मैं 40-45 मिनट की क्लास ज़रूर लाऊंगा, ठीक है। आपको पसंद आ रही हो क्लास तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, डेली क्लास अपडेट के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। ऑल द बेस्ट। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में बता रखा कि पीडीएफ कैसे मिलेगी, ठीक है। पुष्य पुष्य भूति वंश या वर्धन वंश की कल से हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम टू अरिटो स्टडी वाइंस। आपके अपने चैनल अरिटो स्टडी वाइंस में आपका स्वागत है। रोजगार वित्त अंकित की जो है बिहार पुलिस की बुक हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग हिस्ट्री में पहुंच गए हैं और बहुत अच्छे से हम लोग निपटा रहे हैं और बहुत बच्चे जो है उसको प्यार दे रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जो है हमारे पास इसकी पीडीएफ ले रहे हैं। तो बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि सर बुक लेके पीडीएफ लें, तो देखो बुक 350 की है। अगर आप पीडीएफ लेते हो तो आपको बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में जो है कंप्लीट बुक की जो है जैसे फ्रेश पेज की पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे कि आप बाहर रहते हो, घर पे रहते हो, कहीं भी रहते हो, आराम से रिवीजन कर सकते हो। तो पीडीएफ के लिए 70 70 49 44 76 पे जो है आपको व्हाट्सअप मैसेज करना होता है। इससे जो है आपको आपकी पीडीएफ आपको मिल जाती है, ठीक है। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, फ्री नहीं है, ठीक है। तो आप एक काम करो, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि आपको जो है डेली क्लास की अपडेट मिलती रहे। तो टेलीग्राम ज्वाइन कैसे करोगे आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, या फिर एडिटो स्टडी वाइंस टेलीग्राम पे लिखोगे तब भी आपको जो है मिल जाएगा। तो इससे पहले हम लोगों ने क्लास में जिसने किया होगा उनको पता होगा कि हम लोगों ने जो है चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा, वो मौर्य वंश के बारे में पढ़ा, ठीक है। गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में। अब जो है हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, यानी कि गुप्त साम्राज्य को हम लोगों ने कल समाप्त कर लिया था पिछली क्लास में। भारत के इतिहास का इसको स्वर्ण युग कहते हैं, गुप्त काल को समझे, इतनी बात आपको याद रखनी है। आज हम लोग पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश क्या है, ठीक है। इसका संस्थापक जो है पुष्यभूति था। कौन था? जो पुष्यभूति वंश बोले या फिर वर्धन वंश बोले, दोनों का नाम एक ही है। बहुत जगह जो है वर्धन वंश लिखा रहता है, बहुत जगह जो है पुष्यभूति वंश भी लिखा रहता है, तो लेकिन ज़्यादातर क्या लिखा रहता है? वर्धन वंश लिखा रहता है। तो दोनों में से कुछ भी लिखा हो, दोनों का मतलब सेम ही है। और उसका संस्थापक कौन है? पुष्यभूति था। इसकी राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में स्थित है। आपको ये बात याद रखनी है, यानी कि पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर थी। जो पुष्यभूति जी थे, जो संस्थापक थे, उनकी पुत्री थी। पुत्री का नाम क्या थी? राजश्री। राजश्री का विवाह जो है कन्नौज के राजा जो है गृहवर्मन के साथ हुआ। राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ? कन्नौज के राजा गृहवर्मन के साथ हुआ। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो है नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष जो है पराजय हो गया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो है नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ, जिसमें कि हर्ष जो है हार गया था। चीनी यात्री जो है हेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भारत आया था। हेनसांग ने शूद्रों को जो है कृषक कहा है। हेनसांग ने कृषक वर्ड जो है किसके लिए उपयुक्त किया है? शूद्रों के लिए। तो चीनी यात्री हेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, ये बात आपको याद रखनी है। और इन्होंने शूद्रों को क्या कहा? कृषक कहा, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला आता है बाणभट्ट। बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन का जो है दरबारी कवि था। बाणभट्ट कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, जिसने हर्षचरित तथा कादम्बरी नामक जो है पुस्तक लिखी। तो बाणभट्ट ने जो है कौन कौन सी पुस्तक लिखी? एक लिखी हर्षचरित और दूसरी क्या लिखी? कादम्बरी। आपको ये दोनों याद रखना है। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक पहला कौन सा था? प्रियदर्शिका, दूसरा रत्नावली और तीसरा नागानंद। तो हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन कौन से हैं? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये आपको याद रखना है। अगला आता है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। हम लोगों ने जो भी पढ़ा अभी जो है आपके उत्तर साइड या फिर इस तरफ के जो है मिले। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में पहला आता है आपका पल्लव वंश। तो पल्लव वंश के जो है वास्तविक संस्थापक जो है सिंह विष्णु थे। कौन थे? पल्लव वंश के वास्तविक संस्थापक
सिंह विष्णु। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण जो है पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। जो महाबलीपुरम में रथ मंदिर है उसका निर्माण जो है पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने करवाया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय का दरबारी कवि संस्कृत विद्वान जो है दंडी था, जिसे दश कुमार चरित नामक पुस्तक लिखी थी। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय का जो है दरबारी कवि कौन था? संस्कृत का महान जो है ज्ञाता, इनका नाम क्या था? दंडी। क्या नाम था? दंडी, जिसने दश कुमार चरित नामक जो है पुस्तक लिखी। ये बात आपको याद रखनी है। तो पल्लव वंश खत्म हो गया। ठीक है, पल्लव वंश दक्षिण भारत का पहला राजवंश कौन सा है? पल्लव वंश। उसके बाद आता है चोल वंश। तो पल्लव वंश के जो पहली बात दोबारा रिवीजन मार लेते हैं। पल्लव वंश के जो वास्तविक संस्थापक कौन है? शिव विष्णु। ठीक है, याद रखिएगा। तब आता है चोल वंश। ठीक है, चोल वंश की बात कर लें तो इसके संस्थापक कौन है? विजयालय। चोल वंश के संस्थापक कौन है? विजयालय जो है इसके संस्थापक था। राजा विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की। तो जो राजा विजयालय इन्होंने नरकेसरी की जो है उपाधि धारण की थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? तंजौर थी। इसकी राजधानी तंजौर थी। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहाँ के राजा महेंद्र पंचम को जो है भागना पड़ा। राजराज प्रथम जो है शैव धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का जो है यह अनुयायी था। तंजौर में स्थित राजेश्वर मंदिर को राजराज प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित था। यह मंदिर क्या था? भगवान शिव को समर्पित था। तो तंजौर में स्थित जो है राजराजेश्वर मंदिर जो है राजा राज प्रथम ने बनवाया था, जो भगवान शिव को समर्पित है। याद रखिएगा। चोल वंश का जो है अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय था। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय था। तो पल्लव वंश हो गया, चोल वंश हो गया। अब आता है राष्ट्रकूट वंश। कौन सा आता है? राष्ट्रकूट वंश। ये सभी कौन से वंश चल रहे हैं हमारे? ये सभी जो है दक्षिण भारत के जो है चल रहे हैं। तो इसके संस्थापक जो है दंती दुर्ग था। इसकी राजधानी मणिकर या मान्यखेद थी। इसका उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम था। कौन था? कृष्ण प्रथम था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। जो एलोरा का जो है प्रसिद्ध मंदिर है कैलाश मंदिर, उसका निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यानी राष्ट्रकूट वंश का जो है संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? मणिखेद, यानी कि मणिकर या कि मान्यखेद, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, इसका उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम था। तो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो है ये किसने बनवाया? कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। आपको याद रखना है, कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। अगला आता है पाल वंश। पाल वंश की जो है स्थापना 750 ईसा में गोपाल ने की थी। किसने की थी? पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में जो है गोपाल ने की थी। पाल वंश का सबसे महान शासक था धर्मपाल। ठीक है, पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? धर्मपाल। आपको ये बात याद रखनी है। आप जो भी पढ़ो ना इस क्लास में उसको एकदम याद ही कर लेना। ठीक है, क्योंकि दोबारा सोचना है कि दोबारा हमें याद करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना एग्जैक्ट यही बुक से आने वाला है। ठीक है, मैं चाहे आप कितनों भी टेस्ट लगा लो, कितने भी प्रीवियस ईयर कर लो, क्वेश्चन आपको यही बुक से देखने को मिलेगा। अगला है इस वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की। इस वंश का जो है प्रथम वास्तविक महत्वपूर्ण शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। प्रथम बताया गया है। तो इस वंश के जो है संस्थापक कौन है? हरिश्चंद्र नामक राजा ने की। जो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है? हरिश्चंद्र नामक राजा। इस वंश का जो है प्रथम और वास्तविक महत्वपूर्ण शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। मिहिर भोज प्रथम, इनका शासनकाल जो है 836 से लेकर 885 ईस्वी तक था। इस वंश के प्रतापी शासक थे। तो जो मिहिर भोज प्रथम थे वो गुर्जर प्रतिहार वंश के थे। कौन से? गुर्जर प्रतिहार वंश के थे। मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को हराकर मालवा प्राप्त किया। तो
मिहिर भोज ने क्या किया, राष्ट्रकूट शासक जो है कृष्ण द्वितीय था उसको हराया और मालवा पर अधिकार कर लिया। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। इनके काल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। तो मिहिर भोज जो है उन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया, कन्नौज को बना दिया। और इनके काल में जो है अरब यात्री सुलेमान जो है वो भारत आए थे। इस वंश का जो है अंतिम शासक कौन था, यशपाल था। जो गुर्जर प्रतिहार शासन था उसका अंतिम शासक कौन था, यशपाल था। अब आता है आपका तोमर वंश। कौन आता है, तोमर वंश। तो तोमर वंश में जो है इसके संस्थापक कौन थे, अनंगपाल तोमर। ठीक है, तो तोमर वंश के संस्थापक अनंगपाल तोमर ने 736 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी, तोमर वंश की। इसने दिल्ली नगर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाई। तो दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी, तोमर वंश ने की थी। किसने की थी, तोमर दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी, अनंगपाल तोमर ने की थी। याद रखिएगा, अनंगपाल तोमर ने की थी। कब की थी, 786 ईसा पूर्व में दिल्ली नगर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बना दी। अगला है चंदेल वंश। क्या है, चंदेल वंश। तो इस वंश की स्थापना नुन्नुक ने की 9वीं शताब्दी में की। तो इस वंश की स्थापना किसने की, नन्नुक ने 9वें शताब्दी में इसकी स्थापना की। इसकी राजधानी जो है खजुराहो थी। तो इसकी राजधानी कहाँ थी, खजुराहो थी। यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर जो है विष्णु मंदिर का जो है निर्माण करवाया। जो यशोवर्मन है उसने जो है खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर जो है उसका निर्माण करवाया। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है इसमें कि महत्वपूर्ण राजवंश तथा उनके संस्थापक हैं। तो एक जगह कंपाइल वीडियो इसका डाल दिया है, आप देखोगे तो ये ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद जो है मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सोचो कि दूसरी ही क्लास है ये शायद, और दूसरी क्लास में ये हमारा ख़त्म होने जा रहा है। तो इन्होंने उतना ही पिरोया है जितना कि एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें हैं, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, हमें वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है तो आज की क्लास छोटी सी रहेगी, जितना मैं इसमें पढ़ाऊँगा उतनी क्लास रहेगी, और इसकी जो है कंपाइल वीडियो आपको कल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कल संडे भी है और संडे को रिवीजन के तौर पे इसकी एक बड़ी सी मैराथन वीडियो आपको मिलने वाली है। तो आपको पसंद आएगी, उम्मीद करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब महत्वपूर्ण राजवंश तथा उनके संस्थापक। तो एक तरफ जो है राजवंश दिया हुआ है और एक तरफ जो है संस्थापक दिया हुआ है। आप देख सकते हो, इधर राजवंश है, इधर संस्थापक है। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, बिंबिसार। एक लाइन आपको यहाँ से याद होना चाहिए, ये समझ लो कि आखिरी वार है। ठीक है, तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, बिंबिसार। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है, शिशुनाग। नंद वंश के संस्थापक कौन है, महापद्म नंद। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश के संस्थापक कौन है, पुष्यमित्र शुंग। कण्व वंश के संस्थापक कौन है, वासुदेव। कौन है, वासुदेव। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है, सिमुक। सातवाहन के कौन है, सिमुक। 100 से सातवाहन, 100 से सिमुक। कुषाण वंश के कौन है, कुजुल कडफिसेस। तो क से कुषाण, क से कुजुल। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त। वाकाटक वंश के संस्थापक कौन है, विंध्य शक्ति। जो वाकाटक वंश है उसके संस्थापक कौन है, तो विंध्य शक्ति। वर्धन वंश के संस्थापक कौन है, पुष्यभूति। वर्धन वंश के संस्थापक कौन है जी, पुष्यभूति। चोल वंश के संस्थापक है विजयालय। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि चोल वंश अभी स्टार्ट हुआ था। ठीक है, पल्लव वंश हम लोगों ने जो है दक्षिण भारत के शासकों के बारे में पढ़ा था। तो चोल वंश के कौन है, विजयालय। पल्लव वंश के हैं सिंह विष्णु। राष्ट्रकूट वंश के हैं दंतीदुर्ग। और पाल वंश के हैं गोपाल। चौहान वंश के हैं वासुदेव। परमार वंश के हैं उपेंद्र। और चंदेल वंश के हैं आपके नन्नुक। और वर्मन वंश के हैं आपके पुष्यवर्मन। तो ये सारे के सारे वंश के जो है संस्थापक आपको याद होने चाहिए।
एग्ज़ाम में कौन सा संस्थापक पूछ देगा कोई गारंटी नहीं, लेकिन क्वेश्चन जो है इसमें से फंसने वाले हैं ये गारंटी है। ठीक है, क्वेश्चन इसमें से आएगा, इसकी फुल गारंटी है। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आप चाहो तो रिवीजन फिर से कर सकते हैं, एक बार फटाफट क्विक रिवीजन एक बार फिर मार लेते हैं। ठीक है, हर्यक वंश, बिंबिसार, शिशुनाग वंश, शिशुनाग, नंद वंश, महापद्म नंद, मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग, कण्व वंश, वासुदेव, सातवाहन वंश, सिमुख, सौसु सातवाहन, सौसु सिमुख, कुषाण वंश, कुजुल कडफिसेस, गुप्त वंश, श्रीगुप्त, वाकाटक वंश, विंध्य शक्ति, वर्धन वंश, पुष्यभूति, चोल वंश, विजयालय, चोल वंश के विजयालय, पल्लव वंश के शिव विष्णु, राष्ट्रकूट वंश के दंतेदुर्ग, पाल वंश के गोपाल, चौहान वंश के वासुदेव, परमार वंश के उपेंद्र और चंदेल वंश के नन्नुक और वर्मन वंश के पुष्यवर्मन। तो ये हमारा समाप्त होता है इतिहास, जो कि है प्राचीन इतिहास। अब जो है हमारा स्टार्ट होगा इस बुक का मध्यकालीन भारत। ठीक है, कौन सा स्टार्ट होगा? मध्यकालीन भारत। इसको भी हम लोग 1 से 2 क्लास में निपटाने की कोशिश करेंगे, चाहे 40-45 मिनट की क्लास क्यों ना रख जाए। ठीक है इसको भी हम लोग निपटाने की कोशिश करेंगे पूरा। तो हम लोगों ने जो पढ़ा अभी तक वो संडे को जो है रिवीजन करवाया जाएगा आपको। ठीक है, जो भी पढ़ा हमने, तो भारत जो हम लोगों ने प्राचीन भारत पढ़ा वो कंपाइल वीडियो जो है कल संडे को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ज़रूर देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो कल जो है रिवीजन क्लास रहेगा और परसों से जो है आपका, यानी कि मंडे से जो है आपका भारत का मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट हो जाएगा। बाय बाय। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्लास की अपडेट मैं वहीं पे डालता हूँ। ठीक है, बाय बाय।